दोस्तों, क्या हुआ जब दूध वाले ने सुबह सुबह महिला को अकेले पाकर छेड़ा और बार बार उसके दरवाजे पर गलत इरादे से आता रहा और महिला को अकेले देखकर जबरदस्ती किया उसका रेप। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। सुबह के 5 बज रहे थे। मोहल्ले की गलियों में दूध की गंध और अंधेरे का आधा हिस्सा मिला हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और हर घर में तांबे के बर्तन की आवाजें गूंज रही थीं। कोई पानी भर रहा था, कोई गैस जला रहा था। सीता अपने छोटे से घर के बरामदे में खड़ी थी, सफेद सूती साड़ी में, आंखों में नींद की थकान और माथे पर एक हल्की सी लकीर। पति राजेश काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और बेटा कॉलेज के हॉस्टल में। अकेलेपन का मतलब उसने सीखा था, खामोशी से दोस्ती कर लेना। हर सुबह की तरह आज भी उसने दरवाजे के बाहर रखी स्टील की बाल्टी उठाई और दूध वाले का इंतजार करने लगी। वही पुराना दूध वाला, रामू, उम्र करीब 30 के आसपास, चेहरे पर हमेशा एक अजीब मुस्कान और बोलचाल में कुछ ऐसी बेपरवाही जो सीता को असहज कर देती थी। पहले पहल रामू बस दूध देकर चला जाता था, फिर धीरे धीरे उसने बातें शुरू की। भाभी जी, आज तो बहुत थकी लग रही हैं। इतनी सुबह उठ जाती हैं, कोई तो मदद करने वाला होना चाहिए। सीता मुस्कुराकर टाल देती थी। उसे किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ नजरों का भार बहुत गहरा होता है। हर सुबह उस मुस्कान का सामना करना अब उसे भारी लगने लगा था। एक दिन रामू ने दूध देते वक्त उसकी उंगलियों को हल्के से छू लिया। बस एक पल की बात थी, लेकिन सीता का शरीर जैसे जम गया। उसने कुछ नहीं कहा, बर्तन उठाया, अंदर चली गई। लेकिन उस रात उसने महसूस किया कि खामोशी भी कभी कभी बहुत शोर करती है। अगले दिन जब वह फिर आया, सीता ने दरवाजा देर से खोला। भाभी जी, डरती क्यों है मुझसे? उसने बिना मुस्कुराए कहा। डर नहीं, बस जल्दी में हूं। रामू ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक अनकहा इरादा झलक गया। उस दिन से सीता ने दूध लेना बंद कर दिया। उसने दूसरे मोहल्ले के सप्लायर से इंतजाम कर लिया, लेकिन रामू फिर भी आता रहा। दरवाजे पर दस्तक, फिर खामोशी, फिर उसकी साइकिल की आवाज दूर जाती। शुरुआत में सीता ने सोचा कि शायद कुछ दिन में वह खुद रुक जाएगा, लेकिन जब किसी की मंशा सही न हो तो उसकी हठ डर से भी लंबी चलती है। कई सुबहें बीतीं। एक दिन पड़ोसी शांति देवी ने कहा, बहन, वो रामू तेरा दूध वाला है ना, बड़ा ढीठ है। मुझसे भी पूछ रहा था कि तू अकेली रहती है क्या? सीता का दिल धक से रह गया। उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। अब वह हर सुबह दरवाजा बंद रखती, कभी खिड़की से झांकती कि वो आया है या नहीं। उसके आने की आवाज अब उसे बेचैन कर देती थी। उसने अपने भाई को फोन किया, जो पास के गांव में रहता था। भैया, वो दूध वाला बार बार आता है, अजीब बातें करता है, डर लगता है। भाई ने कहा, नाम बता, मैं कल ही आकर बात करता हूं। लेकिन उस रात बारिश हुई और भाई नहीं आ सका। अगली सुबह जब सूरज भी ठीक से नहीं निकला था, सीता ने दरवाजे पर हल्की खटखट सुनी। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन वही आवाज थी, वही दस्तक। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे जाकर दरवाजे की झिरी से देखा। रामू खड़ा था, चेहरे पर वही मुस्कान, हाथ में दूध की कैन और आंखों में कुछ और। सीता ने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ बदल गया। वह समझ गई, डर से कुछ नहीं रुकता और चुप्पी कभी सुरक्षा नहीं देती। उसने दरवाजे की कुंडी अंदर से कसकर बंद कर दी और फोन उठाया। पुलिस स्टेशन का नंबर उसने पहले से लिखा हुआ रखा था। उसने नंबर मिलाया, लेकिन कॉल कट गया, नेटवर्क नहीं था। उसने फिर कोशिश की, इस बार लाइन लगी, पर उधर से आवाज आई, हेलो, थाने से बोल रहे हैं। सीता ने कहा, कृपया जल्दी आइए, एक आदमी रोज मेरे दरवाजे पर आता है, मुझे डर लग रहा है। थाने से जवाब मिला, कौन सी गली? शिवनगर, चौथी गली, मकान नंबर 18। ठीक है, गश्त पर जो टीम है भेजते हैं। सीता ने कॉल काटी और दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। बाहर से दूध की कैन रखे जाने की आवाज आई, फिर एक धीमी हंसी। उसने पहली बार मन ही मन कहा, अब बस, अब डर नहीं। उस दिन से कहानी का रुख बदल गया। सीता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और यही उसकी ताकत बन गई। लेकिन जो आगे हुआ उसने पूरे मोहल्ले की सोच बदल दी। रात के बाद जब अगली सुबह आई तो आसमान कुछ अलग था।
जैसे हवा में बेचैनी ठहरी हो। सीता ने खिड़की खोली और सामने वाली गली में बच्चों की स्कूल बस जाती देखी। मोहल्ले का हर चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर उसके मन में अब भी पिछले दिन की आवाज गूंज रही थी। वह दस्तक, वह हल्की हंसी। उसने चाय का प्याला बनाया और सोच में डूब गई। पुलिस तो आई नहीं थी। उसने फोन किया, लेकिन जवाब मिला। टीम वहां पहुंची थी, पर कोई संदिग्ध नहीं मिला। सीता ने ठंडी सांस ली। संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन डर तो यहां है, उसने मन ही मन कहा। दिन बीत गया। वह घर के काम में लगी रही, पर हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ देखती। कभी कभी इंसान जानता है कि खतरा खत्म नहीं हुआ, बस छुप गया है। शाम को उसकी पड़ोसी शांति देवी आईं। बोलीं, अरे बहन, तू ठीक तो है? आज सुबह पुलिस तेरे घर के बाहर क्यों आई थी? सीता ने झूठ बोल दिया। कुछ नहीं दीदी, गलती से फोन चला गया था। शांति देवी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैंने उस दूध वाले को फिर तेरे घर की तरफ जाते देखा। संभल के रहना। शांति चली गई, पर उसकी बात सीता के मन में टिक गई। उसने सोचा, अब यह सब खत्म करना ही होगा। रात में उसने अलमारी से अपना पुराना मोबाइल निकाला, जो उसके बेटे ने उसे कैमरे वाला दिया था। उसने सोचा, अगर वो फिर आया तो मैं रिकॉर्ड करूंगी। अगली सुबह जब सूरज उगने ही वाला था, गली में वही साइकिल की आवाज सुनाई दी। छन छन, टायर की चरमराहट, और फिर दरवाजे पर दस्तक। सीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, मोबाइल कैमरा चालू किया और पर्दे के पीछे से रिकॉर्ड करने लगी। भाभी जी, दरवाजा खोलिए, दूध लाया हूं। सीता ने अंदर से कहा। मुझे अब दूध नहीं चाहिए। रामू हंसा। अरे, इतना क्या गुस्सा करती हैं? मैं तो बस हालचाल पूछने आया हूं। सीता ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ रिकॉर्डिंग चालू रखी। रामू ने कुछ देर दरवाजे के पास घूमने के बाद कहा, देख लेना, ज्यादा अकड़ ठीक नहीं होती। फिर वह चला गया। सीता ने रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। डर अब बदल चुका था। वह सबूत में बदल गया था। दोपहर में वह थाने गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन मुस्कुराया। मैडम, इसमें तो कुछ खास नहीं है। आदमी दूध देने आया, बात कर गया। धमकी भी तो नहीं दी? सीता ने कहा। आप समझ नहीं रहे। वह रोज आता है, पीछा करता है, बातें करता है। अब डर लगने लगा है। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, देखिए, शिकायत दर्ज तो कर लेंगे, पर कार्रवाई तभी होगी जब कुछ गंभीर हो। वह थाने से बाहर निकली और मन में एक ठंडी झटपटाहट हुई। कानून उसके साथ था, लेकिन बस कागजों में। घर लौटकर उसने दरवाजा बंद किया और सोचने लगी, अगर कोई सुनता नहीं तो क्या अपनी आवाज खुद बनना पड़ता है। अगले कुछ दिन उसने और सतर्कता से बिताए। दरवाजे के पास कैमरा फिक्स करवाया। मोहल्ले के चौकीदार से कहा कि अगर कोई सुबह सुबह उसके घर के आसपास दिखे तो ध्यान रखे। लेकिन इस सब के बावजूद रामू की साइकिल की आवाज कुछ दिनों बाद फिर सुनाई दी। वह अब पहले से ज्यादा सावधान था। अब दरवाजे पर नहीं रुकता था, बस सामने वाली गली में कुछ देर खड़ा रहता, फिर चला जाता। उसकी नजरें अब भी वही थीं, भारी, टेढ़ी और कुछ कहती हुई। सीता ने तय कर लिया कि अब वह यह खेल खत्म करेगी। उसने अपने भाई रवि को बुलाया। रवि शाम को आया। लंबा चौड़ा आदमी, आंखों में गुस्सा। कौन है वो? उसने पूछा। सीता ने सारी बात बताई, वीडियो भी दिखाया। रवि ने कहा, अब ये मेरे हवाले छोड़ दे। अगली सुबह जब रामू फिर गली में आया, रवि दरवाजे के अंदर खड़ा था। दरवाजा खुला और उसने कहा, दूध दे दे। रामू ने देखा कि आज कोई और खड़ा है। भाभी जी नहीं है क्या? उसने पूछा। रवि ने ठंडे स्वर में कहा, अब उनसे बात मत करना, समझा? रामू कुछ हकलाया। अरे भैया, मैंने तो कुछ नहीं चाहिए तेरे से। रवि ने बीच में काटा। एक बार और यहां दिखा तो पुलिस नहीं, मैं खुद देख लूंगा। रामू की मुस्कान गायब हो गई। वह साइकिल मोड़कर चला गया। सीता ने पर्दे के पीछे से यह सब देखा। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने सच में उसके लिए आवाज उठाई हो, लेकिन वह जानती थी, ऐसे लोग आसानी से नहीं रुकते। डर की जड़ गहरी होती है। उस रात जब सब सो गए, उसने दरवाजे पर ताला लगाया और खिड़की से बाहर झांका। गली में सन्नाटा था, पर दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे किसी की परछाई दिखी। साइकिल थामे कोई खड़ा था। वह वही था। उसके भीतर फिर से हलचल हुई, पर अब डर नहीं, बस एक फैसला। अब यह मामला खत्म होगा, लेकिन मेरे तरीके से, उसने खुद से कहा। शिवनगर की गली नंबर 4 पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले हर सुबह दूध की बाल्टियां छनछनाती थीं, अब वहां फुसफुसाहटें गूंजती थीं। वो सीता के घर के बाहर जो हुआ, कुछ तो मामला है।
लोग बात करते, अंदाज लगाते और फिर चुप हो जाते। सीता अब बहुत कम बाहर निकलती थी। बाजार जाना छोड़ दिया। सब्जी भी अब मोहल्ले की छोटी लड़की रीना ला देती। वह जानती थी कि अब उसकी शांति कुछ लोगों को अखरने लगी थी, लेकिन जो गुजरता है वही जानता है कि खामोशी किस कीमत पर मिलती है। रामू 2 दिन तक नहीं दिखा। तीसरे दिन शाम को उसने देखा, वही साइकिल गली के कोने पर खड़ी है। रामू अब पहले से अलग दिख रहा था, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर वही पुरानी बेशर्मी। उसने पड़ोसी शांति देवी से पानी मांगा और जाते जाते बोला, भाभी जी से कहना नाराज न रहें, हम तो बस इंसानियत से आते थे। शांति देवी को कुछ अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात में जब सब सो गए, सीता ने बाहर से आवाज सुनी, दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक। उसने चुपचाप कैमरे की स्क्रीन देखी। वही आदमी, वही मुस्कान, पर इस बार उसके हाथ में कुछ था, फूलों का छोटा सा गुलदस्ता। सीता के अंदर आग सी भड़क उठी। वह जानती थी कि यह अब सिर्फ डराने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनी हरकतों का ढोंग है, मानो अपराध को मजाक बना रहा हो। अगली सुबह वह थाने फिर गई। सर, वो फिर आया था, उसने कहा वीडियो दिखाते हुए। इंस्पेक्टर शर्मा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अगर वो सिर्फ फूल दे रहा है तो हम क्या करें? अपराध तो नहीं हुआ। सीता ने गुस्से में कहा, जब अपराध हो जाएगा तब क्या आप फाइल खोलेंगे? इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए। कानून सबूत मांगता है, डर नहीं। वह थाने से निकलते हुए सोच रही थी, क्या किसी औरत को कुछ बुरा होने से पहले पीड़िता बनना पड़ता है? घर लौटकर उसने फैसला किया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपनी दोस्त माया को फोन किया, जो पास के एक एनजीओ में काम करती थी। माया ने ध्यान से सब सुना, फिर बोली, देख सीता, ऐसे लोग बार बार अपनी हदें बढ़ाते हैं। तू केस दर्ज करवा, औपचारिक शिकायत, और चाहें तो मीडिया तक जा सकते हैं। सीता ने हिचकते हुए कहा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? माया ने जवाब दिया, जब तूने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? अगले दिन सीता ने माया के साथ जाकर औपचारिक लिखित शिकायत दी। इस बार रिपोर्ट दर्ज हुई, पीछा करने और मानसिक उत्पीड़न की धाराओं में। पुलिस ने रामू को बुलाया। वह आया, सिर झुकाए और बोला, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद बात करती थी। सीता को गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस कैमरे से ली वीडियो पुलिस को सौंप दी। रामू को चेतावनी देकर छोड़ा गया, पर इस चेतावनी ने उसे रोकने के बजाय और उकसा दिया। अब वह खुले में कुछ नहीं करता था, पर उसकी नजरें, उसकी परछाई हर जगह मंडराने लगीं। जब सीता बाजार जाती, उसे गली के कोने पर खड़ा पाती। जब वह मंदिर जाती, बाहर वही साइकिल खड़ी दिखती। एक शाम जब वह छत पर कपड़े उतार रही थी, नीचे से किसी ने सीटी बजाई। वह झट से नीचे आई। गली में देखा, कोई नहीं था, पर साइकिल फिर वही थी। उस रात नींद नहीं आई। भाई रवि कुछ दिनों से गांव गया हुआ था। घर में बस वह अकेली थी और हर आवाज उसे डराने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि अब यह मामला साधारण नहीं रहा। यह एक आदमी का ना स्वीकार न कर पाने का अहंकार बन चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला, उसने मंदिर जाकर एक प्रण लिया, अब मैं डरकर नहीं, डटकर जीऊंगी। उसने अपनी हर रोज की गतिविधियों को नोट करना शुरू किया। कौन आया, कौन गया, कौन बोला। उसने हर बार कैमरे में रिकॉर्डिंग रखी। धीरे धीरे वह खुद एक जांच की तरह काम करने लगी। लेकिन रामू की हरकतें थमने की बजाय अब और बढ़ गई थीं। वह मोहल्ले में अफवाहें फैलाने लगा। वो तो मुझे बुलाती थी अंदर, हम दोनों की जान पहचान पुरानी है। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, कुछ ने नहीं। पर सीता को सबसे ज्यादा दर्द यह देखकर हुआ कि लोग सच्चाई जानने से ज्यादा अफवाह सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। एक दिन माया आई, बोली, सीता, हम मीडिया में नहीं जा रहे, लेकिन मैं तेरे केस को महिला आयोग तक ले जाऊंगी। अब यह बात सिर्फ मोहल्ले की नहीं रही। सीता ने सिर हिलाया। ले जा माया, क्योंकि अब बात मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो डर में जीती है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। शाम को जब वह दरवाजा बंद करने लगी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, भाभी जी, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। इस बार आवाज में न हंसी थी न शर्म, बस जहर। सीता ने बिना सोचे कहा, रामू, यहां से चला जा, वरना अब तू खुद पछताएगा। रामू ने धीरे से कहा, अब पछतावा तुझे होगा, और वह चला गया। सीता ने दरवाजा बंद किया, पर उसके शब्द दीवारों से टकराकर लौट आए। उस रात हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी बड़ी बात से पहले की खामोशी हो। रात का सन्नाटा जब टूटता है तो सबसे पहले दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती है। सीता ने वही आवाज सुनी, पर इस बार वह दरवाजा उसने नहीं खोला था। सुबह के 5 बज रहे थे। आसमान अभी भी अंधकार में लिपटा था।
बरामदे में हल्की हवा बह रही थी और कहीं दूर से मंदिर की घंटी की गूंज आ रही थी। सीता ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। रात को रामू की कही बात, अब पछतावा तुझे होगा, उसके कानों में जैसे बार बार गूंज रही थी। वह दरवाजे के पास गई। कुंडी जांची, बंद थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खिड़की के पास कुछ हिला, परछाई सी। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, बस हवा में हिलता नीम का पेड़। फिर भी उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। उसने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और खिड़की के पास रख दिया, बस इतना कि बाहर का एंगल साफ दिखे। फिर वह वापस अंदर चली गई चाय बनाने। कुछ देर बाद बाहर साइकिल की चरमराहट सुनाई दी। सीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा, वही दूध की कैन, वही पुराना बैग। रामू धीरे धीरे आया और दरवाजे पर झुका। वह कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी जी, दरवाजा खोलिए। दूध रख दूं? सीता ने अंदर से कहा। कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से। वह हंसा, आपका दूध नहीं दूंगा तो और किसका दूंगा? सीता ने गहरी सांस ली, पर दरवाजा नहीं खोला। उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक दरवाजे की कुंडी हिली। सीता चौंक गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया, लेकिन कॉल कट गया। नेटवर्क फिर नहीं था। उसने दरवाजे के पीछे से जोर से चिल्लाकर कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं थाने जाऊंगी। बाहर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही हंसी, धीमी, तिरछी और डरावनी, और उसके बाद साइकिल की आवाज, जैसे कोई दूर जा रहा हो। सीता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका शरीर अब भी कांप रहा था। वह दरवाजे से लगी बैठ गई। सूरज अब निकल चुका था। थोड़ी देर बाद शांति देवी आईं। बहन, सब ठीक तो है? आज फिर उस दूध वाले को तेरे दरवाजे के पास देखा। कुछ बोला क्या? सीता ने थके स्वर में कहा। हां, आया था। अब मैं थक चुकी हूं, शांति ने कहा। कल मोहल्ले में पंचायत है, बोल देगी तो सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सीता ने कहा, लोग तब खड़े होते हैं जब बात दूसरों की होती है, अपनी नहीं। दिन ढलता गया। वह पूरे दिन बेचैन रही। बार बार बाहर देखती, बार बार कैमरा चेक करती कि कोई फाइल खराब न हो। उसके पास अब सबूत थे, लेकिन कानून की चाल धीमी थी और डर तेज। शाम को उसका भाई रवि लौट आया। उसने बहन की हालत देखी तो गुस्से में भर गया। अब बहुत हो गया सीता, मैं उसे पकड़कर थाने ले जाऊंगा। सीता ने रोते हुए कहा, भैया, कुछ मत करना अपने हाथों से। मैं चाहती हूं कि कानून ही सजा दे। रवि ने कहा, कानून तो सुनेगा नहीं बहन। रात फिर आई। गली में सन्नाटा, दूर भौंकते कुत्ते और कहीं कहीं जलते बल्ब। सीता ने दरवाजा बंद किया, कुंडी 2 बार जांची और मोबाइल अपने पास रखा। रवि पास वाले कमरे में सो गया था। करीब आधी रात को बाहर से आवाज आई, जैसे कुछ खिसक रहा हो। सीता ने आंखें खोली। उसने देखा, बरामदे की बत्ती बुझी हुई थी। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। कांच के पास से एक परछाई गुजरी, फिर धीरे धीरे किसी ने दरवाजे पर हाथ रखा। उसका सांस रुक गया। वह हल्के से बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही कुंडी हिली, लेकिन इस बार ज्यादा जोर से। सीता ने तुरंत रवि को आवाज दी, भैया, कोई दरवाजे पर है। रवि दौड़कर आया, पर तब तक बाहर कोई नहीं था। वह बाहर निकला, गली के कोने तक गया। बस साइकिल का टायर घूमता दिखा और फिर सन्नाटा। रवि ने गुस्से में कहा, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सीता ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं भैया, अब सब कुछ रिकॉर्ड में है। बस एक बार और अगर आया तो इस बार पुलिस के पास सबूत होगा। रवि ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा। उस रात सीता ने पहली बार चैन से आंखें बंद की, पर उसके सपनों में अब भी वही आवाज थी, दरवाजे की ठक ठक और एक हंसी जो उसके भीतर उतर जाती थी। अगली सुबह सूरज साफ और तेज निकला। वह सामान्य लग रहा था, लेकिन सीता जानती थी यह तूफान से पहले की शांति है। उसने बरामदे में जाकर कैमरा चेक किया और जो उसने देखा वह उसकी रूह तक हिला गया। वीडियो में रात के 12:15 बजे साफ दिख रहा था। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है, चेहरा आंशिक अंधेरे में, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ। वह दरवाजे की कुंडी आजमाता है, फिर कैमरे की दिशा में देखकर मुस्कुराता है और चला जाता है। सीता ने वीडियो रवि को दिखाया। रवि ने दांत भींचे, अब बस, आज ही थाने चलते हैं। सीता ने सिर हिलाया, हां भैया, अब यह खेल खत्म होगा। वह जानती थी अब यह सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि एक लड़ाई है, अपने डर, अपने हक और अपने अस्तित्व की लड़ाई। सुबह की हवा भारी थी। सीता और उसका भाई रवि थाने की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों में बेचैनी थी और आंखों में दृढ़ता। सीता ने मोबाइल कसकर पकड़ा हुआ था।
वही वीडियो जिसमें आधी रात का दृश्य कैद था। थाने पहुंचकर उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर से कहा, सर, हमने सबूत लाया है, ये वीडियो देखिए। ऑन ऑफिसर ने फोन लिया, वीडियो देखा और कुछ देर चुप रहा। देखिए, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, उसने कहा। रवि ने झट से जवाब दिया, चेहरा थोड़ा धुंधला है, लेकिन वही साइकिल, वही कैन है। पूरा मोहल्ला जानता है कि वो हर सुबह हमारे घर आता था। ऑन ऑफिसर ने कंधे उचकाए। हम किसी को बिना पक्के सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक कोई प्रत्यक्ष गवाह न हो या घटना न हुई हो। सीता ने बीच में कहा, तो क्या मुझे किसी घटना का इंतजार करना चाहिए? उसका स्वर शांत था, पर उसमें ऐसा वजन था कि कमरे की हवा भारी हो गई। ऑफिसर ने फाइल खोली, नोट लिखा, महिला द्वारा उत्पीड़न का आरोप, सबूत संलग्न, आगे की जांच हेतु आदेश जारी। थाने से निकलते हुए सीता ने सोचा, कानून कभी कभी सुनता है, पर समझता देर से है। मोहल्ले में लौटते ही उसने देखा, लोग इकट्ठा थे। किसी ने खबर फैला दी थी कि वह थाने गई थी। कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं। अब क्या जरूरत थी पुलिस में जाने की? आदमी का क्या भरोसा, बदनाम ही करेगी। सीता ने नजर झुका ली, पर उसकी चाल सीधी रही। शाम को शांति देवी आईं। बहन, तूने जो किया सही किया, पर अब सावधान रहना, वो आदमी अब कुछ भी कर सकता है। सीता ने सिर हिलाया, मुझे डर नहीं दीदी, अब डरने का वक्त गया। उधर पुलिस ने पूछताछ के लिए रामू को बुलाया। वह पहले से तैयार था। साहब, वो औरत मुझे जानबूझकर फंसा रही है। उसका भाई मुझे धमकी देता है। क्यों? क्योंकि मैंने दूध देना बंद कर दिया। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, देख रामू, तू अब सीधा रहेगा तो ठीक है, वरना तेरी साइकिल भी जब्त होगी और तू भी। रामू ने सिर झुका लिया, जी साहब। पर जब वह थाने से बाहर निकला, उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी हंसी लौट आई थी। वह समझ गया था, पुलिस की धमकी असली नहीं होती, और कानून का डर कुछ लोगों के लिए बस कागज का होता है। अगले कुछ दिन शांति से बीते। सीता ने थोड़ा चैन महसूस किया। रवि ने कहा, लगता है अब वो डर गया है। सीता ने मुस्कुराने की कोशिश की, शायद, पर उसके दिल में अब भी एक अनकहा संदेह था। 3 दिन बाद जब वह बाजार गई तो देखा, कोने की दुकान पर वही साइकिल खड़ी है। वह ठिठक गई। भीड़ में वह कहीं दिखा। दूध के डिब्बों के पीछे से उसकी आंखें झांक रही थीं। सीता ने सीधे उसकी तरफ देखा, बिना झिझके। रामू ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और चला गया। घर लौटकर उसने वीडियो कैमरा के पास एक नई मेमोरी कार्ड डाली। अगर फिर आया तो अब उसकी पूरी पहचान रिकॉर्ड में होगी, उसने खुद से कहा। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भरोसे की दीवार हिला दी। रात के करीब 10 बजे पुलिस की जीप उसके घर के बाहर रुकी। इंस्पेक्टर शर्मा दरवाजे पर आए। मैडम, हमें शिकायत मिली है कि आपने झूठा आरोप लगाया है। सीता ने हैरान होकर पूछा, क्या? वो दूध वाला कह रहा है कि आप उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। आपने ही पहले उससे मदद मांगी थी। अब जब उसने मना किया तो आपने झूठी रिपोर्ट लिखाई। सीता का चेहरा सुन्न पड़ गया। क्या आपने सच में उसकी बात सुनी? आपने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं देखी? इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए। कानून दोनों पक्ष की सुनता है मैडम। आप कल थाने आइए, बयान देना होगा। पुलिस चली गई। रवि ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। अब वो उल्टा तुझे फंसाने चला है। ये सब पुलिस के सामने है और फिर भी। सीता ने धीरे से कहा, वो हार नहीं मानेगा, लेकिन अब मैं भी नहीं मानूंगी। अगले दिन वह माया के साथ थाने पहुंची। महिला अधिकारी ने उसकी बात सुनी, रिकॉर्डिंग देखी और बोली, देखिए, अब मामला दर्ज हो गया है। अगर ये आदमी फिर आपके घर आया या संपर्क किया तो तुरंत हमें बताइए, हम सुरक्षा बढ़ा देंगे। सीता ने सिर हिलाया, लेकिन मन में कहीं एक आवाज थी, भरोसा अब टूट चुका है। उसने देखा, जमीन पर दूध की बाल्टी रखी थी और उसके पास एक नोट। उसने कांपते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, मुझसे लड़ाई मत कर सीता, वरना जिस चुप्पी को तूने आवाज बनाया है वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। रवि दौड़ कर आया, नोट देखा। अब तो ये खुली धमकी है। हाँ, बस सीता ने कहा, और अब ये खेल खत्म होगा। उसने कैमरे का वीडियो देखा, वही साइकिल, वही परछाई। अब सबूत था, पर भरोसा नहीं। अगले दिन उसने माया को फोन किया, अब मैं सिर्फ शिकायत नहीं, एक केस दर्ज कराऊंगी, महिला सुरक्षा अधिनियम के तहत। और अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैं मीडिया के सामने सब रखूंगी। माया ने कहा, तू बिल्कुल सही कर रही है। अब ये सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं रही, ये हर उस औरत की आवाज है जिसे किसी ने डराने की कोशिश की। सीता ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आकाश की तरफ देखा। अब उसके भीतर डर नहीं, बस आग थी। एक ऐसी आग जो किसी इंसाफ की उम्मीद से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की लौ से जल रही थी। दरवाजे की कुंडी बंद की और धीरे से कहा, अब तेरे लिए रामू सुबह कभी नहीं आएगी। सुबह की हवा में अब गंध थी,
दूध की नहीं, बेचैनी की। गली में लोग फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, वो रामू को पुलिस ने पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। दूसरे ने जवाब दिया, अरे छोड़ो, वो तो शरीफ लड़का है, पता नहीं औरतें क्या क्या करवा देती हैं। सीता ने ये बातें खिड़की के अंदर से सुनी। हर शब्द उसके दिल में कील की तरह लगा। वह जानती थी, अपराध सिर्फ करने वाला नहीं, बल्कि देखने वाला भी उतना ही दोषी होता है जो चुप रहता है। उसने तय किया, अब वह चुप नहीं रहेगी। आज वह मोहल्ले की पंचायत में जाएगी। पंचायत दोपहर में चौपाल के पास रखी गई थी। मोहल्ले के लगभग सभी लोग आए थे। शांति देवी ने सबसे पहले बात शुरू की। सीता की बात सबने सुनी है, अब यह तय होना चाहिए कि हम किसका साथ देंगे। रामू भी आया था। सफेद शर्ट, सलीके से बाल संवारे हुए। वह सीधा खड़ा था, जैसे उसे कोई डर नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऊंची आवाज में कहा। यह सब झूठे इल्जाम हैं। मैंने तो बस दूध दिया था और ये मुझे बदनाम करने लगी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। हो भी सकता है, औरतें कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं, पर सीता तो ठीक लगती है। सीता ने आगे बढ़कर कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें झूठ दिखता है? उसका स्वर कांप नहीं रहा था, सीधा और ठोस था। वो आदमी महीनों से मेरा पीछा कर रहा है, धमकी देता है। मैंने सबूत दिए हैं, शिकायत की है, पर अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो कम से कम इतना सोचो, कल को तुम्हारी बेटियों के साथ यही हुआ तो क्या तब भी चुप रहोगे? गली में सन्नाटा फैल गया। कुछ पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटी, हम तेरे साथ हैं। अब यह मामला मोहल्ले का नहीं, कानून का है। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने कुछ किया ही नहीं। सीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस नफरत। अब देखना कानून क्या करता है, उसने शांत स्वर में कहा। शाम ढल रही थी। सीता घर लौटी, थकी हुई लेकिन संतुष्ट कि कम से कम आवाज उठी। रवि बाहर बैठा था, उसके चेहरे पर चिंता थी। बहन, मुझे कुछ अजीब लगा पंचायत में। वो शर्मा जी, जो हमारे पड़ोसी हैं, बार बार रामू के पक्ष में बोल रहे थे। सीता ने कहा, हां, मैंने भी नोटिस किया। पहले तो वही पुलिस में मदद का वादा करते थे। रवि ने कहा, मुझे लगता है दोनों की मिली भगत है। हो सकता है रामू उसके घर भी दूध देता हो और शायद कुछ पैसे का खेल चल रहा हो। सीता ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब यह लड़ाई अब और बड़ी है। रात के करीब 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला। सामने शर्मा जी खड़े थे। बेटी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सीता कुछ झिझकी, पर रवि बाहर ही रहा। देखो, यह सब मोहल्ले की बात है, क्यों बाहर फैला रही हो? शर्मा जी बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? रामू तो कह रहा था कि समझौता हो सकता है, वो माफी मांगने को तैयार है। तुम शिकायत वापस ले लो। सीता ने सख्ती से कहा, मुझे माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। शर्मा जी हंस पड़े। इंसाफ इस देश में? बेटी, सच्चे झूठे सब एक जैसे हैं यहां। सीता का चेहरा ठंडा हो गया। आप जा सकते हैं। शर्मा जी, अगर दोबारा ऐसी बात लेकर आए तो अगली बार रिकॉर्डिंग चालू होगी। शर्मा जी का चेहरा उतर गया। ठीक है, जो करना है करो। वे चले गए, लेकिन उनके जाते ही रवि ने कहा, अब तो साफ है, वो आदमी भी शामिल है। तू अकेली नहीं लड़ेगी, अब मैं सबके सामने लाऊंगा ये बात। सीता ने धीरे से कहा, नहीं भैया, अभी वक्त नहीं आया। जब सच सामने आएगा तो वो खुद अपने बोझ से गिरेंगे। अगले कुछ दिन शांत बीते। फिर एक रात, वही खिड़की, वही परछाई। सीता जागी, कैमरा चालू किया, लेकिन इस बार साइकिल के पास सिर्फ रामू नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। कैमरा की धुंधली रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि दोनों कुछ बात कर रहे हैं। और फिर शर्मा जी का चेहरा कुछ पल के लिए रोशनी में आया। सीता की सांसें रुक गईं। उसने रवि को जगाया। दोनों ने रिकॉर्डिंग देखी, फिर एक दूसरे की ओर देखा। अब सब साफ है, रवि बोला। सीता ने कहा, हां, अब यह सिर्फ डराने का मामला नहीं, एक साजिश है। अगले दिन माया आई। वीडियो देखकर उसने कहा, अब हमारे पास सबूत है कि पड़ोसी भी इसमें शामिल हैं। मैं इसे महिला आयोग और पुलिस दोनों को दूंगी। इस बार कोई नहीं बचेगा। सीता ने कहा, बस ध्यान रखना, मुझे डर नहीं, पर अब भरोसा भी नहीं। रात को हवा तेज थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं और बिजली बार बार झपक रही थी। सीता ने बाहर देखा। गली में कोई नहीं था, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे वही दूध की बाल्टी फिर रखी थी। इस बार उसने उसे नहीं उठाया, वह बस खड़ी रही, शांत, ठंडी और दृढ़। फिर बोली, अब तेरा खेल खत्म रामू, अब ये मोहल्ला नहीं, पूरा शहर देखेगा। और उसने मोबाइल उठाया, कॉल लगाया। माया, कल प्रेस बुलाओ।
मैं सब बताऊंगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो सीता की आंखें पहले से खुली थीं। रात उसने लगभग जागते हुए काटी थी। टेबल पर लैपटॉप खुला था। रिकॉर्डिंग की हर फ्रेम उसने कई बार देखी। शर्मा जी और रामू दोनों एक साथ कैमरे में दिख रहे थे। यह कोई साधारण सबूत नहीं था। यह उस पूरे जाल का सिरा था जिसमें वह महीनों से फंसी हुई थी। वह शांत मन से बोली, अब डर खत्म, अब यह लड़ाई आखिरी मुकाम तक जाएगी। उसने माया को फोन किया। मैं तैयार हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में बुलाओ। पहले पुलिस को सूचना दे दो कि मेरे पास वीडियो सबूत हैं। माया ने कहा, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। अब सबकी नजर तुम पर होगी, इसलिए सावधान रहना। दोपहर को पुलिस जीप उसके दरवाजे पर रुकी। इस बार साथ में महिला अधिकारी भी थीं। सीता जी, हमें आपका वीडियो मिला है, हमें पूरा मामला समझना होगा। सीता ने उन्हें अंदर बुलाया, लैपटॉप खोला और वीडियो चलाया। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखा। रात का वक्त, दूध वाले की साइकिल, उसके साथ पड़ोसी शर्मा जी की परछाई। अधिकारी बोली, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें लगता है यह सिर्फ उत्पीड़न नहीं बल्कि एक संगठित दबाव का हिस्सा है। शायद वो दोनों किसी गिरोह या नेटवर्क से जुड़े हों। सीता ने चौंक कर पूछा, गिरोह? हाँ, अधिकारी बोली, ऐसे मामलों में कई बार अपराधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते। ये लोग साथ मिलकर महिलाओं को डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर रिश्वत या समझौते के जरिए खुद को बचा लेते हैं। सीता ने गहरी सांस ली। इसलिए तो सब कहते हैं शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार होगा। थाने में उस दिन माहौल अलग था। इंस्पेक्टर शर्मा, वही जिसने पहले उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया था, अब अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। महिला अधिकारी ने कहा, शर्मा जी, ये वही शर्मा जी हैं जिनके खिलाफ सीता जी के पास वीडियो सबूत हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि ने कहा, अब तो सब स्पष्ट है। जब आरोपी पुलिस के साथ मिले होंगे तो आम आदमी कैसे न्याय पाएगा? इंस्पेक्टर शर्मा ने बुदबुदाया, मुझे नहीं पता था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। महिला अधिकारी ने सख्ती से कहा, अब सफाई बाद में देना, पहले सस्पेंशन का आदेश सुन लो। सीता ने यह सब चुपचाप देखा। कोई गर्व नहीं, बस सुकून। उसे लगा जैसे किसी भारी बोझ का पहला पत्थर हट गया हो। अगले दिन शहर के अखबारों में खबर थी, स्थानीय महिला के साहस ने खोला पुलिस पड़ोसी गठजोड़ का मामला। पीड़िता के सबूतों के आधार पर जांच शुरू, आरोपी गिरफ्तार। गली में हलचल मच गई। जो लोग पहले सीता पर शक करते थे, अब वही उसकी हिम्मत की बात करने लगे। शांति देवी बोली, तूने जो किया बेटी, वो बड़ी बात है। अब कोई औरत यहां डरकर नहीं रहेगी। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने जब रामू से पूछताछ की तो नए खुलासे हुए। उसने पहले तो इनकार किया, मैं निर्दोष हूं, बस दूध बेचता हूं। लेकिन जब उसे वीडियो दिखाया गया तो उसका चेहरा उतर गया। वो शर्मा जी ही थे जिन्होंने कहा था कि सीता को दबाओ। उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे डराना। मैं अकेला नहीं था, सब उसी के कहने पर किया। महिला अधिकारी ने कहा, तो ये सच है कि मोहल्ले के लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे? रामू ने सिर झुका लिया। हां, और मैंने भी गलती की। लालच में सब गलत कर बैठा। सीता उस कमरे के बाहर खड़ी थी। जब उसने ये सुना, उसकी आंखें बंद हो गईं। वह सोच रही थी, लालच, ताकत और चुप्पी, यही तीन चीजें हैं जो समाज को सड़ाती हैं। शाम को वह और माया थाने से बाहर निकली। पत्रकार पहले से इंतजार में थे। माइक्रोफोन की बौछार सी हो गई। सीता जी, क्या आपको न्याय पर भरोसा है? क्या आप डरती नहीं कि फिर से हमला हो सकता है? सीता ने शांत स्वर में कहा, डर तो हर औरत को होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ औरतें डर के साथ जीती हैं और कुछ डर को हराती हैं। मैं दूसरी तरह की हूं। माया ने गर्व से उसकी तरफ देखा। यह वही औरत थी जो कुछ महीने पहले दरवाजे पर खामोश खड़ी रहती थी। रात को पुलिस ने शर्मा जी के घर छापा मारा। कागजात, कैमरे और कुछ संदिग्ध रिकॉर्डिंग मिली। पता चला कि वह कई लोगों से पैसे लेकर ऐसे मामलों को दबाने का काम करता था। उसका नाम शहर के कई पुलिस वालों और ठेकेदारों से जुड़ा निकला। महिला अधिकारी ने कहा, अब बात सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं रही, अब ये एक नेटवर्क का मामला है। सीता ने जब यह सुना तो उसे महसूस हुआ, उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। यह उन सभी औरतों की आवाज बन चुकी है जिन्हें कभी कहा गया था, चुप रहो, घर की बात बाहर मत ले जाओ। अगले दिन सुबह उसने अपने दरवाजे पर दूध की एक बाल्टी रखी, पर इस बार उस बाल्टी में दूध नहीं था, बल्कि उस पर लिखा था, अब ये दूध किसी और के डर से नहीं उबलेगा। पास के बच्चों ने पूछा,
आंटी, ये क्या लिखा है? सीता मुस्कुराई। मतलब है अब हमारी गली में कोई किसी को डराएगा नहीं। उसी शाम माया ने उसे फोन किया। अच्छी खबर है, केस अब महिला आयोग से सीधे राज्य क्राइम सेल को ट्रांसफर हुआ है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। सीता ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि अंधेरा सिर्फ गली में नहीं था, वह दिलों में था, और वह धीरे धीरे मिट रहा था। सूरज की रोशनी उस दिन कुछ अलग थी, कड़ी, तेज और सीधी, जैसे शहर खुद जानता हो कि आज कोई हिसाब होने वाला है। सीता ने हल्के ग्रे रंग की साड़ी पहनी। उसके बाल सधे हुए थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखें दृढ़ थीं। रवि ने कहा, बहन घबराना मत, जो सच है वही बोलना, बस इतना ही काफी है। सीता ने धीमे से कहा, सच को बोलने के लिए अब ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ आवाज चाहिए। वो भी अब मिल गई है। माया अदालत के गेट पर इंतजार कर रही थी। भीतर भीड़ थी, पत्रकार, वकील, पुलिस वाले और कुछ आम लोग जो बस देखना चाहते थे कि उस दूध वाले के केस में क्या हुआ। सीता ने अंदर कदम रखा तो चारों तरफ कैमरे चमके। वह रुकी नहीं, बस सीधी कोर्टरूम की ओर बढ़ गई। कोर्ट नंबर 3 में कार्यवाही शुरू हुई। जज ने दस्तावेजों को देखा, फिर कहा, केस नंबर 472/25 सीता बनाम रामू और अन्य। सरकारी वकील ने सबसे पहले वीडियो साक्ष्य पेश किया। स्क्रीन पर वो दृश्य चला। रात का समय, नीम के पेड़ की परछाई, साइकिल और 2 आकृतियां। एक रामू था और दूसरा शर्मा जी। जज ने पूछा, क्या दोनों आरोपी यहां मौजूद हैं? दोनों को आगे लाया गया। रामू के चेहरे पर डर था और शर्मा जी के चेहरे पर अब कोई अहंकार नहीं बचा था। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह वीडियो सीता जी के घर के बाहर का है। इसमें आरोपी बार बार वहां आता दिख रहा है और उसके साथ मोहल्ले के एक व्यक्ति की भी सहभागिता दिखती है। यह व्यवहार न सिर्फ अनुचित है, बल्कि डराने और उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। बचाव पक्ष का वकील उठा, महोदय, यह सब झूठ है। वीडियो धुंधला है, इसमें कोई अपराध नहीं दिख रहा। मेरे मुवक्किल रामू का कोई आपराधिक इरादा नहीं था, वह बस दूध देने आता था। सीता चुपचाप बैठी थी। उसने जज की ओर देखा, फिर माया की ओर, और बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूं माननीय न्यायालय? जज ने सिर हिलाया। हां, आप अपनी बात रखें। सीता खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अदालत के हर कोने तक पहुंची। महोदय, यह सिर्फ एक वीडियो का मामला नहीं है। यह उस डर का मामला है जो एक औरत को तब महसूस होता है जब कोई उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेता है। मैंने कई महीनों तक इस डर को झेला है। हर बार लगा शायद मैं ही गलत समझ रही हूं, लेकिन जब वो डर मेरी दीवारों से टकराकर लौटा तब मुझे समझ आया, अगर आज नहीं बोली तो सारी जिंदगी नहीं बोल पाऊंगी। वह रुकी, फिर बोली, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, मैं बस ये चाहती हूं कि आगे किसी और को ऐसा न झेलना पड़े। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज की कलम थोड़ी देर के लिए रुक गई। सरकारी वकील ने अगला साक्ष्य पेश किया। पुलिस की जांच रिपोर्ट, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि शर्मा जी और रामू ने मिलकर उसे डराने की कोशिश की थी ताकि शिकायत वापस ली जाए। फिर पुलिस अधिकारी ने गवाही दी, हमें आरोपी शर्मा जी के घर से कुछ रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मिले हैं जिनसे साबित होता है कि वो ऐसे मामलों को दबाने के लिए रिश्वत लेते थे। अब अदालत में माहौल पलटने लगा। बचाव पक्ष का वकील हकलाने लगा, सब फर्जी हो सकता है, मेरी मुवक्किल के खिलाफ साजिश। जज ने सख्ती से कहा, काफी हुआ, सबूत साफ हैं, अब अदालत को सच्चाई छिपाने की कोशिश मत कीजिए। दोपहर तक सुनवाई चली। हर गवाह, हर दस्तावेज, हर बयान एक एक ईंट की तरह सीता के पक्ष में दीवार बनते गए। अंत में जज ने आदेश पढ़ा, अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, वीडियो और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रामू और सह आरोपी शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 254, 506 और 120 बी के तहत दोषी ठहराया जाता है। दोनों को 3 वर्ष का कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा दी जाती है। अदालत यह भी निर्देश देती है कि पीड़िता को राज्य की ओर से सुरक्षा और कानूनी सहायता दी जाए। कोर्टरूम में एक हल्की आवाज गूंजी, जय हो, किसी महिला ने धीरे से कहा, पर वह आवाज सीता के भीतर तक उतर गई। रामू ने नीचे सिर झुका लिया। शर्मा जी ने पहली बार उसकी ओर देखा, पर सीता ने नजर नहीं मिलाई। वह अब अतीत का हिस्सा थे। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकारों की भीड़ फिर जुटी। किसी ने पूछा, सीता जी, अब जब फैसला आ गया आपको कैसा लग रहा है? वह मुस्कुराई, अब लगता है सच में सुबह हो गई है। रवि उसके पास आया, बहन अब तू घर चल, मां की याद में दिया जलाते हैं। सीता ने सिर हिलाया, हां, आज वो दिया जलाऊंगी,
जो चुप्पी में बुझ गया था। शाम को वह घर लौटी। वही बरामदा, वही नीम का पेड़, वही दरवाजा, पर अब हवा बदल चुकी थी। वह पेड़ के नीचे गई जहां कभी दूध की बाल्टी रखी जाती थी। अब वहां उसने एक दीपक रखा और धीरे से कहा, अब किसी औरत का डर इस मिट्टी में नहीं गिरेगा। माया ने पीछे से कहा, तेरे जैसी औरतें समाज की कहानी बदलती हैं सीता। अब तू सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं प्रतीक हूं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मेरी चुप्पी सुनी। आसमान में तारे जगमगाने लगे थे। गली में दूध वाले की साइकिल अब नहीं चलती थी और उस सन्नाटे में पहली बार शांति थी, डर की नहीं, आत्मसम्मान की। अदालत का फैसला हुए अब 2 हफ्ते बीत चुके थे। गली वही थी, पेड़ वही था, पर अब हवा में एक अलग तरह की शांति थी। सुबह की चाय की महक के साथ अब डर की नहीं, सम्मान की खुशबू आती थी। सीता बरामदे में बैठी थी। उसकी गोद में एक नोटबुक थी। वह कुछ लिख रही थी, एक आवाज की कहानी। यह उसका नया लेख था जिसे महिला आयोग के मासिक पत्र में छापने के लिए भेजा जाना था। माया आई और बोली, वाह, अब तो तू लेखिका बन गई। सीता मुस्कुराई, लेखिका नहीं, बस गवाही देने वाली। अब हर शब्द किसी और की हिम्मत बढ़ाएगा। गली के बच्चों ने दरवाजे पर दस्तक दी। सीता आंटी, आज हमारी स्कूल की प्रिंसिपल आपको बुला रही हैं। वो चाहती हैं कि आप सब बच्चों को साहस पर भाषण दें। सीता ने पहले तो हिचकिचाया, मैं क्या कहूंगी बच्चों से? माया ने हंसकर कहा, तू बस वही कह जो तूने खुद सीखा है। अगले दिन स्कूल में सभा थी। छोटे छोटे बच्चे कतार में बैठे थे। सीता मंच पर खड़ी हुई, कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, बच्चों, डर सबको लगता है, अंधेरे से, गलत से या किसी के बुरे शब्दों से, पर असली हिम्मत डर के बिना जीना नहीं है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई अध्यापक भी भावुक हो गए। सीता के शब्दों में कोई नारा नहीं था, बस अनुभव की सच्चाई थी। उस शाम जब वह घर लौटी तो दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उस पर लिखा था, क्षमा मांगने का हक सिर्फ उन्हीं को होता है जो गलती माने। अंदर एक छोटा सा नोट था, सीता जी, मैं जेल में हूं। आपके सच ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। कभी माफ कर सकें तो कर दीजिए, रामू। सीता देर तक उस नोट को देखती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी सांस थी। उसने सोचा, शायद यही न्याय है, जब अपराधी को अपने भीतर की गलती दिख जाए। उसने वह नोट अपनी किताब में रख लिया, बिल्कुल उसी पन्ने के बीच जहां उसने लिखा था, सच का पलड़ा हमेशा देर से झुकता है, पर झुकता जरूर है। गली में अब सब कुछ बदल गया था। जो लोग पहले उसे बदनाम कहते थे, अब वही औरतें उसके पास आकर कहती, बहन, तूने जो किया वो हम सबके लिए किया। शांति देवी ने कहा, पहले जब कोई आदमी गली में जोर से बोलता था तो औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं। अब वही औरतें दरवाजे खोलकर बोलती हैं, जरा धीरे बोलो, हम भी सुन सकते हैं। सीता हंसी। उसे लगा जैसे उसका छोटा सा घर अब किसी आंदोलन का केंद्र बन गया हो। एक दिन महिला आयोग से फोन आया, सीता जी, आपकी हिम्मत के कारण हमने मोहल्ले में महिला सुरक्षा समिति बनाई है, क्या आप उसका नेतृत्व करेंगी? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नेतृत्व नहीं, साथ दूंगी, क्योंकि अगर मैं फिर अकेली आगे चली तो कहानी वहीं लौट जाएगी जहां से शुरू हुई थी। अगले हफ्ते से समिति ने गली गली जाकर बैठकों की शुरुआत की। लोगों को बताया गया, डरने से नहीं, बोलने से समाधान शुरू होता है। सीता हर बैठक में बस सुनती रहती। कभी कभी किसी औरत की आवाज में उसे अपना अतीत सुनाई देता और हर बार उसका दिल कहता, अब वो अकेली नहीं। उसी बीच रवि ने नौकरी के लिए शहर से बाहर जाना तय किया। बहन, अब तू संभाल लेगी सब। सीता ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे संभालने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद संभालने लगी हूं। रवि चला गया और सीता फिर अपने कमरे में लौट आई। वही मेज, वही दिया, वही नीम का पेड़, पर अब उस दिए की लौ स्थिर थी। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मुझे लगता था कि इंसाफ अदालत में होता है, अब समझ आई है, इंसाफ तब होता है जब समाज किसी की सच्चाई को सुन ले। जब लोग गलत को गलत कहने लगें, तब पलड़ा सच का होता है। उसने पन्ना पलटा और नीचे एक पंक्ति जोड़ी, दूध वाले के साथ जो हुआ वो सजा नहीं, सबक था। अगली सुबह माया आई और बोली, सुना है राज्य महिला आयोग तुझे साहस पुरस्कार देने वाला है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में मिलेगा तो मैं वो इनाम उन सबके नाम कर दूंगी जिन्होंने डर के बावजूद अपनी बात कही। माया बोली, तू अब भी वही सीता है जिसने चुप्पी को आवाज बनाया और आवाज को बदलाव। गली के बच्चे फिर उसके घर के बाहर जमा हुए। आंटी, अब आप हमें कहानी सुनाइए ना, सीता ने कहा। कौन सी कहानी? बच्चों ने एक साथ कहा।
वो जिसमें डर हार गया था। वह हंसी और बोली, ठीक है, पर याद रखना, वो कहानी सिर्फ किताब की नहीं, जिंदगी की है। उस रात आसमान साफ था, हवा में नीम की खुशबू थी। सीता ने खिड़की से बाहर देखा, वही गली, वही पेड़, पर अब अंधेरा उसे डराता नहीं था। कहीं दूर से घंटी की आवाज आई, शायद कोई नया दूध वाला आया था। सीता ने धीरे से कहा, अब यह आवाज डर की नहीं, रोजमर्रा की है। और उसने अपनी डायरी बंद की, उस पन्ने पर जहां लिखा था, सच का पलड़ा कभी झुकता नहीं, बस वक्त लेता है। गली में अब सुबह की हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन सीता की आंखों में वह अंधेरा अभी तक कहीं गूंज रहा था। वह जानती थी कि घटना उसे छोड़ चुकी नहीं है। कई महीनों पहले जब वही दूध वाला उसके घर आया, तब उसने सिर्फ डराया नहीं, बल्कि उसके साथ उसने एक गंभीर अपराध किया था। सीता उस दिन की बात याद कर रही थी। रामू ने उसकी आड़ में एक हिंसक कदम उठाया। उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसकी इच्छा के खिलाफ बल प्रयोग किया। वह सिर्फ एक क्षण का दृश्य था, लेकिन उसकी याद ने उसे महीनों तक घेर रखा। उस रात उसने रोते हुए ठाना, अब कभी भी डर और शर्म के साये में नहीं जीना। उस समय के बाद उसने अपने डर को छुपाने की बजाय उसे सबूत और आवाज में बदल दिया। कैमरा, रिकॉर्डिंग, गवाह सब उसकी हिम्मत के साक्षी बन गए, और यही हिम्मत धीरे धीरे उसे न्याय की राह पर लेकर आई। अदालत के फैसले के बाद गली में हवा बदल गई। रामू अब जेल में था और शर्मा जी सजा भुगतने की प्रतीक्षा में। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था, सीता के भीतर का डर अब बाहर नहीं आया। उसने देखा कि मोहल्ले की औरतें अब दरवाजे खोलकर बात कर रही थीं, और लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि चुप्पी कभी सुरक्षा नहीं देती। सीता हर बैठक में बस सुनती रहती। कभी कभी किसी औरत की डरती डरती आवाज में उसे अपना अतीत सुनाई देता। हर बार वह समझती, अब कोई औरत अकेली नहीं है। उस रात उसने नीम के पेड़ के नीचे दीपक रखा, जहां कभी वही दूध वाला खड़ा था। दीपक की लौ स्थिर थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ शांतिपूर्ण निर्णय की चमक थी। सीता की डायरी में वह पन्ना अब हमेशा खुला रहता। मैंने डर को रिकॉर्ड किया और चुप्पी को आवाज बनाया। जो हुआ वो भयानक था, लेकिन उसने मुझे मजबूत बनाया। सच का पलड़ा झुका नहीं, बस वक्त लेता है। एक दिन स्कूल के बच्चों के लिए भाषण देने गई। डर हर किसी को लगता है, उसने कहा, पर डर के बावजूद अगर आप सही कदम उठाएं तो डर खुद आपसे हार जाता है। हमेशा याद रखना, चुप्पी को ताकत मत बनने देना। बच्चों ने तालियां बजाईं, कई अध्यापक भी भावुक हो गए। सीता ने महसूस किया कि उसका दर्द अब दूसरों के साहस में बदल गया। कुछ दिनों बाद उसने माया को फोन किया। अब मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रही, बल्कि हर उस औरत की कहानी पेश कर रही हूं जिसे डर ने दबाया। माया ने कहा, तू अब सिर्फ सीता नहीं, प्रतीक बन गई है। सिर्फ अदालत की सजा नहीं, बल्कि समाज ने भी सीख ली है। सीता ने खिड़की से बाहर देखा। गली में बच्चे खेल रहे थे और दूध वाले की साइकिल अब नहीं दिख रही थी। अंधेरा अब डर नहीं रहा था। कभी कभी नीम के पेड़ की शाखों में हवा हिली और उसे लगा जैसे पेड़ भी कह रहा हो। जो हुआ उसने बदल दिया। सीता ने अंत में अपनी डायरी बंद की और धीरे से बोली, सच की राह कठिन होती है। कभी कभी यह डर और दर्द के रास्ते से गुजरती है, लेकिन जो हिम्मत करता है वही अंधेरे में भी सुबह ला सकता है। गली में अब सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। सीता की आंखों में अब सिर्फ साहस, न्याय और शांति थी। और इस तरह दूध वाले के साथ जो हुआ कि कहानी केवल अपराध का नहीं, बल्कि साहस और बदलाव का प्रतीक बन गई।